नमस्कार। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो की इस श्रृंखला में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं जो कि आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो भ्रूणपोष होते हैं उनके प्रकारों के बारे में। अक्सर यहाँ से अक्सर क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है। तो सबसे पहले भ्रूणपोष जो होते हैं हमें तीन फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। एक तो होता है एक बीजाणुज, द्विबीजाणुज और चतुर्बीजाणुज। तो ये चार फॉर्मेट में हमें बीजाणुज हमें के रूप में हमें भ्रूणपोष देखने को मिलते हैं। तो भ्रूणपोष जो होते हैं एक बीजाणुज में, आपको एग्जाम्पल याद रखने दोस्तों कि जो एक बीजाणुज है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक बीजाणु जो होता है वो हमारे पास आता है पॉलीगोनम प्रकार का, और एक आता है ओनियोथेरा प्रकार का। तो दो हमारे पास कौन से हो गए, मोनोस्पोरिक हो गए या एक बीजाणुज हो गए। थोड़ा सा इनके बारे में हम देखना चाहें तो पॉलीगोनम में क्या होता है, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि 8 केंद्रक 7 कोशिकाएं होती है या 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें कन्फ्यूजन देखने को मिल जाए हो जाता है कई बार। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सामान्यतः क्या होते हैं, 8 तो क्या होते हैं केंद्रक होते हैं और 7 हमें यहाँ पे कोशिकाएं देखने को मिलती है। ठीक, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं ओनियोथेरा। तो ओनियोथेरा में हमें 3+1 की व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी 3 तो इसमें ध्रुवीय केंद्रक सॉरी, एक तो होता है इसमें ध्रुवीय केंद्रक और 3 होते हैं इसमें हमारे पास अंड कोशिकाएं। तो ये आपको देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ओनी तो आपको सिंपल से ध्यान क्या रखना है, सिंपल से हमें ये ध्यान रखना है कि मोनोस्पोरिक में हमें क्या देखने को मिलता है, दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो पॉलीगोनम और एक होता है ओनियोथेरा प्रकार। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। फिर आता है मोनोस्पोरिक कंडीशन। तो मोनोस्पोरिक कंडीशन में सॉरी द्विबीजाणु कंडीशन हमारे पास हमें देखने को मिलती है। तो द्विबीजाणुज में हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें दो प्रकार हमें देखने को मिलता है, एक तो होता है एलियम, एक होता है एंडी एंडाइमोन हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सामान्यतः 8 कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इनमें भी हमें 8 की कंडीशन देखने को मिलती है। दोनों में अंतर क्या होता है, लेकिन दोनों में अंतर की बात करें तो एलियम में तो हमें ये ध्यान रखना है कि एलियम का जो निर्माण होता है ये निभागी बीजांड द्वारा होता है, जबकि एंडाइमोन जो होता है इसका निर्माण हमारे पास बीजांड द्वारी बीजांड, ठीक, तो इसका जो निर्माण होता है वो बीजांड द्वारी। तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि एलियम वाले में तो क्या जो जो हमारी जो पराग नलिका होती है वो हमारे पास निभागी वाले छोर से प्रवेश करती है, जबकि एंडाइमोन वाले पोर्शन जो सिस्टम होता है हमारे पास इसमें बीजांड द्वार वाले छोर से ये प्रवेश करती है। इसके अलावा आपको टेट्रास्पोरिक में भी चार ये एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल अक्सर से पूछा जाता है, जैसे फ्रीटेल एरिया। ये फ्रीटेल एरिया किससे संबंधित है, हमारे पास टेट्रास्पोरिक से होता है। प्लम्बलेगो ये भी हमारे पास कैसा होता है, टेट्रास्पोरिक होता है। प्लम्बलेजिला ये भी टेट्रास्पोरिक होता है। और पेप्रोमिया तो ये भी टेट्रास्पोरिक होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद रखना है। साथ ही साथ आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इनकी केंद्र की संख्या ध्यान रखनी है। जैसे फ्रीटेल एरिया में हमारे पास 8 केंद्रक होते हैं, प्लम्बलेगो में भी हमारे पास 8 केंद्रक होते हैं और प्लम्बलेजिला में भी 8 केंद्रक होते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है पेप्रोमिया, इसमें हमारे पास 16 केंद्रक होते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, ये आप देख सकते हो। जैसे ओनियोथेरा में कैसा होता है, मोनोस्पोरिक और 4 केंद्रक वाला होता है। एंडाइमोन में कैसा होता है, बायोस्पोरिक होता है, यानी द्विबीजाणु होता है और 8 केंद्रक ही होता है। फ्रीटेल एरिया में क्या होता है, कैसा होता है, टेट्रास्पोरिक होता है और 8 केंद्रक वाला होता है। देखो ये फ्रीटेल एरिया में यहाँ पर हमने देखा था ये वाला। पेप्रोमिया में क्या होता है, टेट्रास्पोरिक होता है लेकिन 16 केंद्रक होता है। ये यहाँ पे लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास पूछा। अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारे पास कोशिकाएं होती है कौन सी अगुणित होती है और कौन सी द्विगुणित होती है। यहाँ से भी आरपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगुणित कोशिकाओं की बात करेंगे, फिर द्विगुणित की बात करेंगे, फिर त्रिगुणित की बात करेंगे। सबसे पहले त्रिगुणित की बात कर लेते हैं। एक तो आपको याद रखना है भ्रूण पोष, ऐसे याद रखना पोषण, पोषण 1 2 3 शब्द आते हैं ना। भ्रूण कोष तो है इसे, लेकिन पोषण मेन चीज है। तो इसे याद रखना, 3 शब्द आ रहे हैं तो इसमें ये भी क्या सी हो गई, त्रिगुणित होगी। इसके अलावा एक और शब्द होता है एल्यूरोन।
तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है, सामान्यतः हमारे पास त्रिगुणित होती है, बाकी सब अगुणित और द्विगुणित आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम द्विगुणित के बारे में देख लेते हैं। द्विगुणित में हमें पता है कि भ्रूण भ्रूण जो होता है हमेशा द्विगुणित होता है, ये तो हमें पता है सही। अच्छा, युग्मनज से आगे चल करके भ्रूण बनता है, तो ये दोनों द्विगुणित हो गए। इसके अलावा ध्यान रखना है बीजांडकाई, बीजांडकाई ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीजांडकाई क्या है, द्विगुणित है। और फिर इसके अलावा ये जड़ तना पत्ती, ये तो कायिक कोशिकाएं हो जाती है, वैसे ही तो दल वो बाह्य दल, ये भी द्विगुणित हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हो गई, द्विगुणित हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आगे गुरु बीजाणु हमारे पास और लघु बीजाणु न, और ये नर युग्मक, ये सामान्यतः कैसे होते हैं, सारे के सारे ही अगुणित होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना भ्रूण कोश, बहुत अंतर वाली चीज़ है दोस्तों, ध्यान रखना भ्रूण कोश, भ्रूण कोश अगुणित होता है, जबकि भ्रूण पोष है ना, मैंने उसको भ्रूण पोषण लिखा है ताकि 3 शब्दों में पकड़ में आ जाए, 1 2 3, भ्रूण पोषण यानी त्रिगुणित। भ्रूण कोश सामान्यतः अगुणित होता है, जबकि भ्रूण पोषण या भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है। इसके अलावा हमें पता है अंड कोशिकाएं अगुणित होगी, सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये तीनों का ग्रुप आपको याद रखना है दोस्तों। अंड कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं और अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं, इन तीनों को ग्रुप आपको याद रखना है। ठीक, तो ये सामान्यतः किसी हो जाएगी हमारे पास, अगुणित हो जाएगी। लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु और नर युग्मक कैसे हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ये भ्रूणपोष, युग्मनज और बीजांडकाई कैसे हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे। जड़ तना पत्ती कैसे हो जाएंगे, सॉरी, भ्रूण, युग्मनज और बीजांडकाई कैसे हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। जड़ तना पत्ती और बाह्य दल वगैरह, दल वगैरह कैसे हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। और ये त्रिगुणित के हमें स्पेशली अंतर ध्यान रखना है ना। जो त्रिगुणित होते हैं इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि एल्यूरोन और भ्रूणपोष, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अनिषेक जनन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक होता है अपयुग्मन या एपोगेमी क्या होता है। यानी दोस्तों ये दोनों ही एक प्रकार से ये है किसकी विधियाँ, अलैंगिक जनन से संबंधित ही होती है। यानी यहाँ पे भ्रूण तो बनता है लेकिन बिना निषेचन के बनता है। इधर भी क्या होता है, भ्रूण तो बनेगा लेकिन बिना निषेचन के बनेगा। लेकिन खासियत क्या होगी दोस्तों, ध्यान रखना, दोनों में ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पे अगुणित कोशिका जो होती है, जो अगुणित कोशिका होती है दोस्तों, इसके द्वारा, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे अगुणित कोशिका होती है अंड कोशिका, अगुणित अंड कोशिका के द्वारा ही किसका निर्माण कर किया जाएगा, भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन इधर में क्या होगा, अगुणित अंड कोशिका के अलावा जो भी कोशिकाएं बच जाती है, जैसे सहायक कोशिकाएं हो गई, प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, उनके द्वारा सामान्यतः क्या उस किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो अंड कोशिका विशेष रूप से आपका नाम आता है, जबकि इधर वाले में अंड कोशिका के अलावा कोई भी अन्य अगुणित कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है बिना निषेचन के। तो ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों ही अंतर के माध्यम से मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो और इसको इंग्लिश में थोड़ा इसको पार्थेजेनोसिस कहा जाता है, इसको एपोगेमी कहा जाता है, ये भी आपको एक और दोस्तों जो टॉपिक अक्सर हमारे पास टच किया जाता है आरपीसी के द्वारा, वो होता है दोहरा निषेचन। तो दोहरे निषेचन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, दोहरा निषेचन जो होता है, हमें ध्यान ये रखना है सबसे पहले तो कि जो दोहरा निषेचन होता है, इसमें अक्सर यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कुल कितने केंद्रक काम में आते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें 5 केंद्रक काम में आते हैं। कितने, 5 केंद्र। 5 केंद्र कैसे काम आते हैं दोस्तों, देखो हमारे पास एक जो पराग नलिका होती है उसमें 2 नर केंद्रक आपको देखने को मिलेंगे। पराग नलिका होती है उसमें 2 नर केंद्रक देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो मादा युग्मकोद्भिद होता है ना, उसमें हमें 3 केंद्रक देखने को मिलते हैं, एक तो अंड कोशिका के रूप में और 2 ध्रुवीय केंद्रक के रूप में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, पराग नलिका का जो पहला नर केंद्रक है वो अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। तो जैसे ही, ठीक, एक और एक ये, तो ये दोनों मिल गए है ना, तो 2 केंद्रक हो गए। तो इससे क्या होगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक सत्य निषेचन कहा जाता है। लेकिन जबकि
पराग नलिका का एक और केंद्रक हमारे पास बचा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो जो दो ध्रुवीय केंद्रक हैं उन उनके साथ संलयित होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जब ये त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है तो इससे द्वितीयक या द्वितीयक निषेचन, असत्य निषेचन, या इसे कहते हैं त्रिसंलयन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिसंलयन जो होता है दोस्तों, ये एंजियोस्पर्म की खास विशेषता है कि कौन से प्लांट्स में त्रिसंलयन होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सामान्यतः ये हमें जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म की खासियत क्या होती है कि उनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है ना। बहुभ्रूणता का जो उदाहरण है वो आपको ध्यान रखने हैं कि किस में हमें देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ चैनल को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।